गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी विषय में पढ़ाई करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी विषय में पढ़ाई करेंगे। उससे पहले मैं आपको दो पंक्ति दोहे की सुनाऊंगी। उसके द्वारा आपको बताना है कि हमें क्या पढ़ना है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तड़ीवार का, पढ़े रहन दो म्यान। यह दोहे कबीर जी के हैं। कवि कबीर जी कहते हैं कि इस दोहे में कहते हैं कि जाति, हमें साधु से जाति या धर्म नहीं पूछना चाहिए। उसके ज्ञान से मतलब रखना चाहिए। हमें जाति या धर्म से मतलब नहीं रखना चाहिए, हमें सिर्फ ज्ञान से ही मतलब रखना चाहिए। दूसरी पंक्ति में रहीम जी कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पढ़े रहन दो म्यान। यानी इस दोहे में रहीम जी तलवार और ज्ञान के उदाहरण से हमें साधु का महत्व समझाते हैं और कहते हैं कि हमें भाव तलवार का करना चाहिए, बल्कि म्यान का नहीं। हमें युद्ध में तलवार का ही उपयोग किया जाता है। हम तलवार का ही युद्ध में उपयोग करते हैं, म्यान का नहीं। हम चाहे लाखों रुपयों से या 1 रुपये से म्यान खरीद ले, फिर भी हम म्यान का तो युद्ध में कोई मतलब नहीं रहता, हमें सिर्फ तलवार का ही मतलब होता है। उसी प्रकार हमें साधु से हमें उसी की जाति या धर्म नहीं पूछना चाहिए, हमें सिर्फ उसके ज्ञान से ही मतलब रखना चाहिए। सबको समझ में आया इस दोहे में कबीर जी क्या कहते हैं? समझ में आया ना कि साधु से हमें जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से ही मतलब रखना चाहिए। यह इस दोहे में हमें तलवार और म्यान का उदाहरण दिया गया है। अब विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी। हमें साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? हमें साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? आप बोलिए। वेरी गुड। हमें साधु से उसकी जाति या धर्म नहीं पूछना चाहिए। हमें साधु से क्या पूछना चाहिए? वेरी गुड। हमें साधु से ज्ञान ही पूछना चाहिए, ज्ञान से ही मतलब रखना चाहिए। तीसरा सवाल है, युद्ध में क्या काम आता है? युद्ध में क्या काम आता है? आप बोलिए। वेरी गुड। हमें युद्ध में तलवार काम आती है। हमें तलवार का क्या करना चाहिए? आप बोलिए। हमें तलवार का भाव करना चाहिए।
समझ में आया ना? तो बताइए विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आप बोलिए। वेरी गुड। आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे। रहीम के दोहे। उससे पहले हम रहीम जी का परिचय, दोहे क्या पढ़ाई करने से पहले हम रहीम जी का परिचय लेते हैं। रहीम जी या रहीम जी है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। क्या था रहीम का पूरा नाम? तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 1556 में हुआ था। रहीम का जन्म कब हुआ था? 1556 में। इनके पिता बैरम खान अकबर के संरक्षक थे। रहीम के पिता का नाम क्या है? बैरम खान। वह बैरम खान अकबर के कौन थे? संरक्षक। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम कई भाषाओं के ज्ञाता, विद्वान और उदार थे। रहीम अकबर बादशाह के नवरत्नों में से एक थे और वह रहीम जी कई भाषा जानते थे। वह विद्वान थे और इन्होंने नीति, भक्ति, श्रृंगार तथा प्रेम आदि विषयों पर काव्य रचनाएं की थी। रहीम जी ने हिंदी भाषा में नीति, भक्ति, श्रृंगार, प्रेम आदि विषयों में काव्य की रचनाएं की थी। इनके प्रिय छंद दोहा, सौरभ, बरबई तथा सवैये आदि हैं। उनके प्रिय छंद कौन से हैं? तो दोहा, सौरभ, बरबई तथा सवैये आदि हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं दोहावली, बरबई, नायिका भेद, रास पंचा, पाई, मदनाष्टक, नगर शोभा, यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु सन 1626 में हुई थी। सबको समझ में आया रहीम के परिचय में? ठीक। अब विद्यार्थी मित्रों, हम रहीम के दोहे देखेंगे। पहला दोहा है, तरुवन फल नहीं खाते, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काजी, संपत्ति सुचि ही सुजान। यानी तरुवन शब्द का अर्थ लिखिए। तरुवन शब्द का अर्थ होता है वृक्ष। जैसे वृक्ष फल नहीं खाते और सरोवर पानी नहीं पीते, उसी प्रकार रहीम प्रकाश शब्द का अर्थ लिखिए परोपकार।
संपत्ति, सुझी, सुजान, सुझी और सुजान शब्द का अर्थ लिखे सुझी। संग्रह करते हैं। और सुजान शब्द का ज्ञानी पुरुष, सज्जन, सज्जन व्यक्ति अथवा ज्ञानी पुरुष। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि तरुवल फल नहीं खाते, उसी प्रकार सरोवर पानी नहीं पीते, उसी प्रकार रहीम जी इसी प्रकार समझाते हैं कि इस दोहे में रहीम जी वृक्ष और सरोवर के उदाहरण के द्वारा हमें ज्ञानी पुरुष का महत्व समझाते हैं और परोपकार का, के जैसे वृक्ष पानी नहीं पीते, वृक्ष फल नहीं खाते, सरोवर पानी नहीं पीते, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अपने धन संपत्ति का संग्रह करते हैं, क्योंकि वह दूसरों की भलाई के लिए अब वह धन संपत्ति का संग्रह करते हैं, परोपकार के लिए धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। समझ में आया ना इस दोहे में? अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीम इस दोहे में हमें बड़े शब्द का अर्थ लिखिए। बड़ों को हमें बड़े को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, यानी डारी शब्द का अर्थ लिखिए। हमें बड़े को देखकर छोटे की उपेक्षा यानी छोड़ना नहीं चाहिए। डारी शब्द का अर्थ छोड़ना। हमें छोटी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, यानी जो काम सुई कर सकती है, क्या वह काम तलवार कर सकती है? कर सकती है तलवार? नहीं ना। हम चित्र के द्वारा समझते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, यानी रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि हमें बड़े को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे सुई और तलवार का उदाहरण दिया गया है कि जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। जैसे जो सुई कपड़े सीने का काम करती है, लेकिन क्या तलवार से हम कपड़े सी सकते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार हमें छोटे बड़े का महत्व समझना चाहिए। बड़े को देखकर हमें छोटे को नहीं छोड़ना चाहिए।
समझ में आया इस दोहे में? रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि छोटे बड़े का महत्व समझाते हैं सुई और तलवार के उदाहरण के द्वारा। समझ में आया ना? इस दोनों दोहे के द्वारा अब मैं आपको प्रश्न पूछूंगी। शब्दार्थ लिख लीजिए। लिख लिया शब्दार्थ। अब प्रश्न है, पहला प्रश्न है ज्ञानी पुरुष धन संपत्ति का संग्रह क्यों करते हैं? किसे आता है? आप बोलिए। ज्ञानी पुरुष धन संपत्ति का संग्रह क्यों करते हैं? वेरी गुड। ज्ञानी पुरुष धन संपत्ति का संग्रह इसलिए करते हैं कि दूसरे की भलाई के लिए वह धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। सुई का काम कौन नहीं कर सकता? सुई का काम कौन नहीं कर सकता? आप बोलिए। वेरी गुड। सुई का काम तलवार नहीं कर सकता। अब हम तीसरा दोहा देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसम चंदन मिस व्यापत नहीं लगते रहत भुजंग। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति का समझाते हैं। उत्तम यानी श्रेष्ठ। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति बुरे संगति के लोग के साथ रहकर भी वह उनका प्रभाव उन पर नहीं पड़ने देते। ठीक उसी तरह चंदन में व्यापत नहीं लगते रहत भुजंग यानी कुसंग शब्द का अर्थ लिखिए। बुरे लोगों का संग। चंदन, इस दोहे में हमें चंदन और साप के उदाहरण द्वारा हमें अच्छे बुरे के महत्व समझाते हैं कि चंदन विष व्यापक नहीं लगते रहत भुजंग यानी चंदन के झाड़ पर सांप लगते हुए रहते हैं लेकिन सांप का विष कभी चंदन पर नहीं लगता। हम चित्र के द्वारा समझते हैं इस दोहे को। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत भुजंग चंदन विष व्यापत नहीं लगते रहत भुजंग यानी इस दोहे में रहीम जी उत्तम प्रकृति का महत्व समझाते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहकर भी भुजंग शब्द का यानी उत्तम स्वभाव के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनका बुरे लोगों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देते।
जैसे ठीक उसी तरह चंदन भी श्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, यानी जैसे चंदन के झाड़ पर सांप लपटे रहते हैं, लेकिन उनके चंदन के झाड़ पर कभी चंदन विष नहीं लगने देता, सांप का विष कभी नहीं लगता। समझ में आया इस दोहे में? अब हम तीसरा दोहा देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाभ करो किन कोई, रही मन बिगड़ दूध को, मठे न माखन होई। यानी बिगड़ी शब्द का अर्थ लिखिए। बिगड़ी यानी इस दोहे में रहीम कहते हैं कि बिगड़ी बात को हम लाख प्रयत्न करने के बाद भी अच्छी सुधार नहीं सकते। ठीक इसी तरह के बिगड़े हुए फटे हुए दूध से हम जमाते हैं दही, जम जाने के बाद, दही जम जाने के बाद हम उसमें से माखन निकालने का प्रयत्न करें तो नहीं निकलता मक्खन दही में से। अब हम चित्र के द्वारा समझते हैं। अब हम चित्रों के द्वारा समझते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन में व्यापत नहीं लगते रहत भुजंग। रहीम इस दोहे में कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति बुरे संगति के लोगों के साथ रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते, उनके बुराई का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ने देते। जैसे ठीक उसी तरह चंदन में व्यापत नहीं लगते रहत भुजंग, यानी चंदन के झाड़ों पर हम देखते हैं कि चंदन के झाड़ों पर सांप लपटे हुए रहते हैं, लेकिन कभी चंदन का झाड़ सांप का विष अपने झाड़ पर नहीं लगने देता। ठीक उसी तरह के उत्तम स्वभाव के व्यक्ति कभी बुरी संगति का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। समझ में आया इस दोहे में? आया ना इस दोहे में समझ? अब दूसरा दोहा देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाभ करो किन कोई, रही मन बिगड़ दूध को, मथे न माखन होई। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि बिगड़ी बात, बिगड़ी शब्द का अर्थ लिखिए। बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई बात को हम लाख प्रयत्न करने के बाद भी हम उसे सुधार नहीं सकते। ठीक इसी तरह बिगड़ दूध, रही मन बिगड़ दूध को, मथे न माखन होई। यानी इस दोहे में दूध का उदाहरण दिया गया है कि बिगड़े हुए दूध से हम दही जमाते हैं, लेकिन जमाए हुए दूध में से हम मक्खन निकालना चाहे तो वह नहीं निकलता। देखते हैं ना कि फटे हुए दूध में से हम दही तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें से माखन नहीं निकाल सकते। ठीक उसी तरह के बुराई, बिगड़ी हुई बात को हम सुधारने का लाख प्रयत्न करें, लेकिन वह सुधर नहीं सकती। समझ में आया इस दोहे में? अब हम चित्र के द्वारा समझते हैं इस दोहे को।
बिगड़ी बात बने नहीं, लाभ करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होई। यानी हमने देखा इस दोहे में कि बिगड़ी बात को हम सुधारने का लाख प्रयत्न करने के बाद भी हम उसे सुधार नहीं सकते। जैसे ठीक हमें दूध का उदाहरण दिया गया है कि फटे हुए दूध से हम दही तो जमा सकते हैं, लेकिन जमाए हुए दूध में से हम माखन नहीं निकाल सकते। क्या नहीं निकलता दही में से, फटे हुए दूध में से माखन नहीं निकलता। समझ में आए ना इस दोहे में कि बिगड़ी हुई बात को हमें भूल जानी चाहिए, उसे सुधारने के प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाख प्रयत्न करने के बाद भी वह बात सुधरती नहीं। समझ में आया ना। अब मैं इस दो दोहे के आधार पर मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी आपको। उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है? प्रश्न है, उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है? आप बोलिए। वेरी गुड। उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि वह बुरों के साथ रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। दूसरा सवाल, बिगड़े हुए दूध में से क्या नहीं निकलता? बिगड़े हुए दूध में से क्या नहीं निकलता? आप बोलिए। वेरी गुड। बिगड़े हुए दूध में से माखन नहीं निकलता। अब आपका मूल्यांकन किया जाएगा। सूचना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, रहीम का पूरा नाम क्या था? रहीम का पूरा नाम क्या था? आप बोलिए। वेरी गुड। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। दूसरा प्रश्न, रहीम किसके नवरत्नों में से एक थे? रहीम किसके नवरत्नों में से एक थे? आप बोलिए। वेरी गुड। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तीसरा सवाल है, रहीम के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है? रहीम के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है? आप बोलिए। वेरी गुड। रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि वह संपत्ति का यह महत्व है कि दूसरे की भलाई के लिए किया जाता है। चौथा सवाल है, वृक्ष और सरोवर हमें किसकी शिक्षा देते हैं? वृक्ष और सरोवर हमें किसकी शिक्षा देते हैं? आप बोलिए। वेरी गुड। वृक्ष और सरोवर हमें परोपकार की शिक्षा देते हैं। पांचवा सवाल है, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? आप बोलिए। वेरी गुड। छोटों का तिरस्कार इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। समझ में आया ना? सवाल लिख लीजिए।
लिखा सबने? अब मैं आपको स्वाध्याय का प्रश्न दिखाती हूँ, होमवर्क दे रही हूँ, सबने करके लाना है होमवर्क। सवाल लिखिए, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से लेखक हमें क्या समझाते हैं? वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से लेखक हमें क्या समझाते हैं? लिखा सबने? सबने कल होमवर्क करके लाना है, मैं चेक करूँगी। ठीक, अच्छा, कल मिलते हैं हम।